तो नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द इमरजेंस ऑफ गांधी की। तो गांधीज एक्टिविटी पहले तो हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका के अंदर, जो कि ये थे 1893 से 1914 तक, फिर 1915 में इंडिया आए। उससे पहले हम गांधी की जो एक्टिविटी साउथ अफ्रीका में थी उसकी बात करें, तो अर्ली लाइफ इन साउथ अफ्रीका की बात करें तो 1893 में ये साउथ अफ्रीका कैसे गया था एज अ लॉयर फॉर अ केस इन्वॉल्विंग दादा अब्दुल्ला के केस था, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे लंदन में पढ़ाई किए थे गांधी जी। ये लॉयर थे भाई, तो केस लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका गए थे। वहाँ पे उनको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा, है ना, अगेंस्ट इंडियन उन्होंने देखा। सो वहाँ पे बोले कि नहीं भाई, मैं यहाँ पे रुकूंगा और इसके लिए लड़ूंगा इनके लिए। तो मॉडरेट फेज यहाँ पे शुरुआत में इन्होंने अपनाया 1894 से 1906 तक, जहाँ पे इन्होंने बहुत सारे पिटिशंस लिखे, है ना, अपील्स की अथॉरिटीज़ को कि इसको हटाओ, है ना। एक नटाल इंडियन कांग्रेस का स्थापना की भाई इन्होंने, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका के अंदर 1894 में, टू यूनाइट इंडियंस यार। इन्होंने एक इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर लॉन्च किया। टू, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंडियन ओपिनियन, ये न्यूज़पेपर किसने लिखा, गांधी जी ने। कहाँ पे लिखा था अगर आपसे पूछे तो साउथ अफ्रीका में, टू स्प्रेड अवेयरनेस, है ना। एक तो ये हमारे पास मॉडरेट फेज था, एक सत्याग्रह फेज है, एक मॉडरेट फेज है, ठीक है। मॉडरेट फेज जो है वो यहाँ पे 1894 से 1906 तक, फिर 1906 से 1914 तक सत्याग्रह फेज विच इज अ टाइप ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस, वो भी देखने को मिला। तो जो स्ट्रगल फेस करते थे इंडियंस जो थे साउथ अफ्रीका में, वो क्या क्या है भाई, यहाँ पे 3 मेजर ग्रुप्स जो थे वहाँ पे स्ट्रगल फेस करते थे यार। मतलब जो स्ट्रगल फेस करते थे इंडियंस, वो यहाँ पे 3 मेजर ग्रुप्स में इंडियंस को यहाँ पे डिवाइडेड था। एक तो इंडेंजर्ड लेबरर्स यार, जो कि साउथ इंडिया से मेनली यहाँ पे जाते थे, है ना। मर्चेंट क्लास, जो कि एक तरह से मेमन मुस्लिम्स थे। एंड एक्स इंडेंजर्ड लेबर्स हु हैव सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका, जो सेटल हो चुके हैं वो एक्स इंडेंजर्ड हैं, है ना। तो ये सफ़र करते थे डिस्क्रिमिनेशन सच एस डिनायल ऑफ वोटिंग राइट्स, रेस्ट्रिक्टेड रेसिडेंस था, है ना, कर्फ्यू लगा दिया जाता था इनके ऊपर, ठीक है। तो ये हमारे पास ये स्ट्रगल फेस किया जाता था इस प्रकार के इंडियंस के द्वारा। तो ये हमारे पास मॉडरेट फेज की बात की, जहाँ पे नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना हुई 1894 में, एंड द इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर। ये मत भूलना, इंडियन ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने लिखा है इंडियन ओपिनियन भाई, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट जो फेज था 1906 से 1914 तक, वो सत्याग्रह फेज था भाई। इस सत्याग्रह फेज में, है ना, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि 1906 में इन्होंने एक सत्याग्रह स्टार्ट किया इसके अगेंस्ट, जो लॉ, है ना, इन्होंने अपोज किया कि जो लॉ था कि इंडियंस को एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपने पास लेके चलना पड़ता था जिसमें फिंगरप्रिंट होता था, उसको इन्होंने अपोज किया, है ना। पब्लिकली बर्न किए सर्टिफिकेट्स को प्रोटेस्ट करने के लिए। ये गांधी को इसकी वजह से पहली बार जेल जाना पड़ा यार, जो प्रोटेस्ट था अगेंस्ट द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसकी बार। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि पहली बार गांधी जेल क्यों गए थे, है ना। तो गांधी जो थे वो जो सर्टिफिकेट था, है ना, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसके प्रोटेस्ट पे पहली बार जेल गए थे। प्रोटेस्ट इनके बाद, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बाद प्रोटेस्ट इन्होंने जो किया वो अगेंस्ट जो पोल टैक्स, है ना, जो देना पोल टैक्स था, एंड जो इनवैलिड इंडियन मैरिजेस जो थे उसके खिलाफ इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सत्याग्रह फेज में सत्याग्रह किया, है ना। एक 3 यूरो का यहाँ पे पोल टैक्स देना पड़ता था भाई एक्स इंडेंजर्ड लेबरर्स का, जो कि सेटल हो चुके हैं साउथ अफ्रीका में उनको। एंड सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिडेट किया जो हिंदू मुस्लिम एंड पारसी मैरिज को, है ना, ट्रीटिंग चिल्ड्रेन एज इलेजिटिमेट एज दे वर नॉट कंडक्टेड अंडर दी क्रिश्चियन और सिविल लॉज, ठीक है। तो ये जो हिंदू मुस्लिम और पारसी मैरिज उसको यहाँ पे इनवैलिडेट वहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट है उसने घोषित कर दिया था, बिकॉज वो क्रिश्चियन और सिविल लॉज के अंदर नहीं कंडक्ट किए जाते। तो उसके खिलाफ उन्होंने सत्याग्रह क्या किया, स्थापना की, सत्याग्रह की, ठीक है। तो जो पोल टैक्स था, इनवैलिड इंडियन मैरिजेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी, प्रोटेस्ट किया। वुमेन्स जो थे इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किए यार इस प्रोटेस्ट के अंदर। और इसने, और महात्मा गांधी जी ने किस चीज़ पे प्रोटेस्ट किया, जो ट्रांसवाल इमिग्रेशन एक्ट था उसके खिलाफ इन्होंने सत्याग्रह किया, है ना। ट्रांसवाल इमिग्रेशन एक्ट के अंदर जो इंडियन इमिग्रेशन थे वो ट्रांसवाल रीजन्स पे ही रेस्ट्रिक्टेड थे, मतलब आप इसी में इमिग्रेट करके आप सेटल हो सकते हो। सो जो इंडियन जो थे प्रोटेस्टेड बाय इलीगल माइग्रेटिंग फ्रॉम नटाल टू ट्रांसवाल, जो यहाँ पे इंडियन ने प्रोटेस्ट किया जो इलीगली माइग्रेट कर रहे हैं नटाल से ट्रांसवाल की तरफ, उनके लिए, है ना, जिसकी वजह से यहाँ पे मास अरेस्ट देखने को मिला, माइनर स्ट्राइक्स भी देखने को मिले, इंटरनेशनल सपोर्ट भी मिला इसको यार।
मतलब इसमें क्या है, ट्रांसवाल रीजन में आप इमिग्रेट नहीं कर सकते। ये किसने बनाया था? ये हमारे पास नियम जो साउथ अफ्रीका के जो ब्रिटिश थे उन्होंने बनाया था। ट्रांसवाल इमिग्रेशन एक्ट के अंदर क्या बोलता है कि इंडियंस जो है वो ट्रांसवाल रीजन में इमिग्रेट नहीं कर सकते। लेकिन इंडियन ने कैसे प्रोटेस्ट किया? इलीगली, वो नटाल से ट्रांसवाल रीजन में कि आप यहाँ पे नहीं जा सकते। आप बोले हो ठीक है, हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे। इस प्रकार से इंडियन ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया, है ना। फाइनल नेगोशिएशन एंड सक्सेस की बात करें तो 1914 में गांधी जी ने नेगोशिएट किया जनरल स्मट्स के साथ, ठीक है। स्मट्स जो था उसके साथ नेगोशिएट किया विद द सपोर्ट ऑफ गोखले एंड CF एंड्रयूज, ठीक है। गोखले जो थे, गोपाल कृष्ण गोखले इनके दोस्त थे, इन्हीं के कहने पे इंडिया आए ये, है ना। इनके सपोर्ट से और एंड्रयू के सपोर्ट से इन्होंने क्या किया, स्मट्स के साथ यहाँ पे नेगोशिएट किया। कि अचीवमेंट्स की बात करें, जो पोल टैक्स 3 यूरो का लगता था, पोल टैक्स यहाँ पे, ये देखो भाई, ये जो पोल टैक्स लगता था जो एक्स इंडेंजर्ड लेबर्स थे उसको अबॉलिश कर दिया गया। इंडियन मैरिजेस को रिकॉग्नाइजेशन मिला एंड जो इंडियन इमिग्रेशन राइट्स थे उसको वो इम्प्रूव हुए। उसके बाद यहाँ पे 1910 में टोल्स्टॉय फार्म यहाँ पे इस्टाब्लिश किसने किया था? गांधी जी ने। इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर किसका है? गांधी जी ने, गांधी जी का। तो ये टोल्स्टॉय फार्म है वो क्या है भाई? एक सेल्फ सस्टेनिंग कम्यून है जहाँ पे सत्याग्रही रहते थे। टोल्स्टॉय फार्म एक जगह है जहाँ पे सत्याग्रही रहते थे, है ना। ये जो जॉन रस्किन का जो ऑन टू दी लास्ट, जहाँ पे सिंपल लिविंग एंड डिग्निटी ऑफ लेबर्स की बात की जाती थी, उससे इंस्पायर्ड था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जो टोल्स्टॉय फार्म इट इज इंस्पायर्ड बाय हुम? ऑन टू दी लास्ट बाई जॉन रस्किन। गांधी जी का लेसन क्या था साउथ अफ्रीका से? क्या समझा इन्होंने कि जो मासेस हैव एन इम्यून पोटेंशियल टू सेक्रीफाइस, ठीक है। मतलब ये बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर सकते हैं, है ना। वाइट पीपल जो है उन्होंने एक तरह से मतलब यूनाइट करने के, पीपल कैसे करना है ये सीखा भाई। रिलीजन एंड क्लासेस के लॉन्ग कैसे यूनाइट करना है वो सीखा, है ना। सत्याग्रह को डेवलप किया एज अ टूल फॉर रेजिस्टेंस यार। एंड एक तरह से इनका जो बिलीफ था और नॉन वायलेंस वो और भी ज़्यादा मजबूत हुआ। सेल्फ रिलायंस, है ना। हम नॉन वायलेंस और सेल्फ रिलायंस से भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने अधिकार को छीन सकते हैं। इसमें ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता और आपकी सक्सेस का कारण ज़्यादा चांसेस भी होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी गांधी इन इंडिया की अर्ली स्ट्रगल्स के अंदर 1917 या 1918 की बात करते हैं। अर्ली स्ट्रगल्स गांधी जी की जो सक्सेस था महात्मा गांधी का साउथ अफ्रीका में, ठीक है। आफ्टर हिज सक्सेस इन साउथ अफ्रीका, महात्मा गांधी इंडिया में कब आए भाई? 1915 में, गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पे। बिफोर लार्ज स्केल मूवमेंट, गांधी जी ने लेट थ्री मेजर स्ट्रगल। लार्ज स्केल मूवमेंट्स होने से पहले 3 मेजर स्ट्रगल किया। पहला जो चंपारण सत्याग्रह था 1917 में, जो कि फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब जानबूझ के बात को नहीं मानना। इशू क्या था भाई चंपारण सत्याग्रह के अंदर? जो यूरोपियन प्लांटर्स थे वो फोर्स करते थे पीजेंट को 3 खटिया सिस्टम में। 3 खटिया मतलब, है ना, जो 3/20 ऑफ द लैंड में आप क्या उगाओगे? इंडिगो उगाओगे, जिसकी वजह से जो बाकी जो लैंड था वो भी इनफर्टाइल हो जाता था भाई, अनफर्टाइल हो जाता था। तो गांधी जी ने डिफाइन किया, है ना, एक तरह से ऑर्डर को नहीं माना, जो ऑर्डर था उसको नहीं माना, लीडिंग टू पैसिव रेजिस्टेंस एंड सिविल डिसोबीडियंस यार। आउटकम क्या आया? जो 3 खतिया सिस्टम था उसको अबॉलिश कर दिया गया, पीजेंट्स को नुकसान का कंपनसेशन दिया गया। तो ये फर्स्ट मेजर सक्सेस था सिविल डिसोबीडियंस का इंडिया के अंदर। नेक्स्ट जो है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ठीक है। अहमदाबाद जो है वो 1918 में देखने को मिला, जो कि फर्स्ट हंगर स्ट्राइक रखा किसने? गांधी जी ने। 17 में चंपारण, ठीक है, 17 में चंपारण, फिर 18 में अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक। जहाँ पे इशू क्या था कि जो मिल वर्कर्स थे उनको मतलब वो डिमांड कर रहे थे 50% हमारे जो सैलरी है, वेज है, उसमें हाइक हो। बिकॉज यहाँ पे देख रहे थे भाई क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था तो वॉर टाइम इन्फ्लेशन लोगों को बहुत मुश्किल हो रहा था। एंड जो मिल ओनर्स थे उन्होंने सिर्फ 20% देने का वादा किया, तो 50% वो चाह रहे थे। गांधी जी ने स्ट्राइक किया एंड फास्टेड अन टू दैट टू प्रेशराइज मिल ओनर, ठीक है। आउटकम क्या हुआ? ट्रिब्यूनल बनाया गया जिसने 35% वेज हाइक की बात की वर्कर्स के लिए। चंपारण, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा सत्याग्रह 1918 में ही हुआ, जो कि फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन था। जानबूझ के बात नहीं मानना, नॉन कोऑपरेशन। सिविल डिसोबीडियंस जो है, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक अहमदाबाद, आपसे कोई पूछा जाए, ठीक है। फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस चंपारण, ये सब क्वेश्चन है। फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस चंपारण, फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन
जो है वो है खेड़ा, एंड फर्स्ट हंगर स्ट्राइक अहमदाबाद। तो खेड़ा जो थे इसमें पहली बार सरदार पटेल जो थे वो गांधी जी के साथ यहाँ पे मिल के इन्होंने काम किया। तो फर्स्ट नॉन कॉपरेशन इसमें इशू क्या था, जो ड्रॉट था, सूखा पड़ा था, उसकी वजह से पीजेंट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, तो वो टैक्सेस पे नहीं कर पा रहे थे गुजरात के अंदर, एंड गवर्नमेंट ने जो टैक्स रिमिशन है उससे मना कर दिया। तो गांधी जी ने यहाँ पे एक्शन लिया, पीजेंट को बोला कि नॉट टू पे टैक्सेस, एंड सरदार पटेल जो थे वो लोकल एफर्ट को लेड किए इन्होंने। तो आउटकम क्या आया, टैक्सेस जो थे सस्पेंडेड, टैक्सेस को मना कर दिया गया, कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी को वापस रिटर्न किया गया, एंड टैक्स रेट जो थे उसको रिड्यूस, जो इंक्रीज किए गए थे उसको रिड्यूस किया गया। सो ये जो अर्ली मूवमेंट्स थे, फाउंडेशन बनाया गांधी का जो फ्यूचर मास स्ट्रगल था उसके लिए, लाइक दी राउलेट सत्याग्रह एंड दी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये मास स्ट्रगल था, बट जो हमारे पास चंपारण हो गया, अहमदाबाद हो गया एंड खेड़ा, ये था एक तरह से लोकल मूवमेंट थे ये। नेक्स्ट हम बात करें अबाउट दी राउलेट सत्याग्रह की। ठीक है, जो राउलेट एक्ट था 1919 में आया था, जिसको ब्लैक एक्ट बोला गया, बिकॉज ये मार्च 1919 में पास हुआ था, और ये जो राउलेट कमीशन के रिकमेंडेशन पे ये पास हुआ था यार। एंड जो राउलेट एक्ट है उसको ब्लैक एक्ट क्यों बोलते हैं, बिकॉज जो वॉर टाइम जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट है, जो सिर्फ और सिर्फ लड़ाई के समय लगता है, उसको जिसमें इम्प्रिजनमेंट होता है विदाउट ट्रायल, किसी को बिना सुनवाई के जेल में जेल में भर सकते हो, जेल में बंद कर सकते हो, इस चीज़ को आप एक्सटेंड किया, कहीं भी लगा सकते हैं। सो अलाउड ट्रायल्स विदाउट जूरीज, है ना, वारंटलेस अरेस्ट की बात करता है, प्रेस सेंसरशिप, जैसे एकदम ब्लैक बात करते हैं ना, ब्लैक एक्ट है यार, बिकॉज एकदम जो प्रोटेक्शन की जो राइट्स होते हैं वो सब कुछ छीन लेता है ये। सो इसको इंडियन मेंबर्स ने अपोज किया, जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है वहाँ पे, लीडिंग टू रेजिग्नेशन, या लाइक जीना ने, मालवीय, मदन मोहन मालवीय ने इसको देखते हुए यहाँ पे क्या किया, है ना, रिजाइन कर दिया इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल से। तो ये भी पूछा था इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल से, मदन मोहन मालवीय एंड जीना जैसे उन्होंने राउलेट एक्ट को देखते हुए रिजाइन किया। एंड फिर ये जो राउलेट एक्ट था इसके खिलाफ जो मार्च में आया था 1919 में, पहली बार मास प्रोटेस्ट किसने किया, गांधी जी ने। गांधी जी लॉन्च द फर्स्ट ऑल इंडिया सत्याग्रह, मार्च में आया था, अप्रैल 6 में यहाँ पे अगेंस्ट दी एक्ट इन्होंने क्या किया, ऑल इंडिया सत्याग्रह यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया। नेशन वाइड हड़ताल, सिविल डिसोबीडियंस, फास्टिंग, प्रेयर्स, ये ऑब्जर्व किए गए। ये जो मास पार्टिसिपेशन था वो कहाँ कहाँ से था भाई, पीजेंट्स लोग पार्टिसिपेट किए, आर्टिशंस जो थे, है ना, अर्बन पुअर्स जो थे, है ना, जिसने एक तरह से नेशनल मूवमेंट के जो कैरेक्टर्स को चेंज कर दिया। पहले जैसे सिर्फ लोकलाइज्ड एलिट्स या फिर कुछ लोग ही, कुछ वर्ग ही यहाँ पे पार्टिसिपेट करते थे, बट इस लेवल का मास मूवमेंट पहले, मास प्रोटेस्ट पहले नहीं देखा गया था भाई। पीजेंट्स, आर्टिशन, अर्बन पुअर, ये सब इन्वॉल्व थे यहाँ पे। पंजाब बिकम द एपी सेंटर ड्यू टू द वॉर टाइम रिप्रेशन, जो कि फोर्स रिक्रूटमेंट्स एंड डिसीज देखने को मिलता था। तो पंजाब जो था ये राउलेट एक्ट का यहाँ पे एपी सेंटर था, वहाँ पे ज़्यादा रिप्रेशंस का सामना करना पड़ता था, इसीलिए यहाँ पे राउलेट एक्ट का बहुत ज़्यादा वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता था। तो ब्रिटिश ने फोर्स का इस्तेमाल किया बहुत ब्रूटली, जिससे एरियल स्ट्रफिंग, मतलब आसमान से गोलियाँ बरसा रहे हैं भाई प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। तो ये हमारे पास देखने को मिला। जहाँ जलियांवाला बाग मसाकर, देखो अप्रैल 6 में ये राउलेट एक्ट की सत्याग्रह देखने को मिला अप्रैल 6 में, और उसी समय यहाँ पे अप्रैल 13 में जलियांवाला बाग मैसेकर देखने को मिला 1919 में, जहाँ पे जो ब्रिगेडियर जनरल डायर थे उन्होंने ट्रूप्स को फायर किया अनआर्म, जो गैदरिंग थी अनआर्म गैदरिंग अमृतसर में, जो कि बैसाखी फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए गैदर हुए थे, उन पे यहाँ पे अंधाधुंधी गोली बरछा दी यार, है ना। उनको पता भी नहीं था कि यार यहाँ पे ऐसा कुछ एक्ट आया है, ऐसा कुछ गैदरिंग से मना किया गया है, तो उसमें 1000 से ज़्यादा लोग मर गए। ठीक है, ये तो बोलने की बात है भाई, ऑफिशियल डाटा 10,000 बोलता है, ठीक है, 1500 से ज़्यादा मतलब ऑफिशियली जो बोलते हैं, बट जो डाटा है वो तो 10,000 बोलता है यार, आप गुप्त सूत्रों से समझो तो 500 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हो गए, कांग्रेस का ये एस्टीमेट है ना। एज एग्जिस्ट वेयर, क्योंकि एक ही गेट था उसको ब्लॉक करके वहीं से गोली चालू कर दी यार। तो मार्शल लॉ इम्पोज था, लोगों को पता नहीं था, पब्लिक फॉगिंग एंड ह्यूमिलिएशन इस देखने को मिला यार यहाँ पे। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो अपना नाइटहुड था उसको डिनाउंस कर दिया। गांधी जी ने जो केसरी हिंद का जो मेडल था वो दे वापस कर दिया। ऐसा आप कैसे कर सकते हो ऐसे देश में यार, कैसे जो गोलियां चला सकते हो नाम पब्लिक पे। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड वापस कर दिया, गांधी जी ने अपना केसरी हिंद मेडल दे दिया यार। ऐसा कैसे, क्या करेंगे इस चीज़ का। बोर वॉर के समय मिला था गांधी जी को यहाँ पे केसरी हिंद। इसके बाद यहाँ पे हंटर कमीशन एंड आफ्टर माथ की बात करें तो हंटर कमीशन को यहाँ पे जो
है ना, हंटर कमेटी जो बनाई गई थी, है ना, इट कंडेम डायर बट नो लीगल एक्शन। जो जनरल डायर का जो एक्शन था उसको कंडेम किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था बोला, बट कोई लीगल एक्शन नहीं लिया यार। विंस्टन चर्चिल ने जो यूके पार्लियामेंट के अंदर क्या बोला, मॉन्स्ट्रस बट ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट सपोर्ट डायर्स। यार इसको मॉन्स्टर्स बोला, बट जो इंपीरियलिस्ट थे उन्होंने सपोर्ट किया डायर को। भगत सिंह जो कि 11 साल के थे उस समय जब ये जलियांवाला बाग मसाकर हुआ था, एंड उधम सिंह, है ना, हु लेटर उधम सिंह ने जो कि इनके चाचा थे उन्होंने असैसिनेट किया माइकल ओडायर को, जो कि इससे डिफरेंस ना, माइकल ओडायर जो था उसकी वजह से भी यहाँ पे ये देखने को मिला। ठीक है, मगन सिंह उधम सिंह से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, माइकल ओडायर को इन्होंने बाद में असैसिनेट किया यार, उधम सिंह ने। ठीक है, तो ये हमने बात किया अबाउट दी इमरजेंस ऑफ गांधी में, गांधी की एक्टिविटीज इन साउथ अफ्रीका, एंड हमने बात की अबाउट दी गांधी की जो शुरुआती जो फेस थे सत्याग्रह के इंडिया के अंदर, अर्ली स्ट्रगल्स 1918 तक। नेक्स्ट, नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत आंदोलन की बात करें, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत आंदोलन की, तो बैकग्राउंड क्या था भाई, जो खिलाफत इशू था पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1 होने के बाद जो टर्की था वो डिसमेंबर्ड हो गया एंड खलीफा को रिमूव कर दिया गया, जिसकी वजह से मुस्लिम जो कि इनका ये हेड था, स्पिरिचुअल हेड था खलीफा, उसको हटा देना इनके लिए गुस्से का कारण बना। खिलाफत कमेटी 1919 में जो कि बनाया गया अली ब्रदर्स के द्वारा एंड मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा, एंड अदर टू प्रोटेस्ट द ब्रिटिश पॉलिसीज जो कि टूवर्ड टर्की हम इनको देखने को मिला यार। गांधी का स्ट्रेटेजी क्या था कि खिलाफत को एक तरह से अपॉर्चुनिटी इन्होंने देखा टू यूनाइट हिंदू एंड मुस्लिम फॉर द मास एजिटेशन। कांग्रेस एंड खिलाफत अलायंस की बात करें कि ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस जो कि नवंबर 1919 में हुआ, इट इज़ कॉल्ड टू बाइकआउट ऑफ द ब्रिटिश गुड्स यार। कांग्रेस ने सपोर्ट किया इसको, डिस्पाइट कुछ अपोजिशन देखने को मिला, लाइक तिलक जो थे, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने इसको अपोज किया। कांग्रेस ने बैक किया गांधी का जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसको टू स्ट्रेंथन हिंदू मुस्लिम यूनिटी यार। ठीक है, गांधी का जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये करने का जो सोच था उसको बहुत ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे सपोर्ट किया, कुछ लोग, हाँ गांधी ठीक है तिलक ने अपोज किया, कुछ लोगों ने यहाँ पे अपोज किया, बट ठीक है इसको यहाँ पे सपोर्ट किया गया हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए। जो ये मास मोबिलाइजेशन एंड पार्टिसिपेशन जो इसके अंदर देखने को मिला हमको, ठीक है, ये जो खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, लॉन्च एंड स्प्रेड ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करें तो लॉन्च जो था एंड स्प्रेड में की डेवलपमेंट्स की बात करें तो फरवरी 1920 में क्या हुआ, जो हिंदू मुस्लिम थे डेपुटेशन जो था वो फेल कर गया टू सिक्योर ब्रिटिश कंसेशन यार यहाँ पे। ऑल्सो इन मई 1920 जो ट्रीटी ऑफ सर्विस है उसने टर्की को डिसमेंबर्ड कर दिया। अगस्त 1931 में 1920 के अंदर यहाँ पे खिलाफत कमेटी जो था वो फॉर्मल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया खिलाफत कमेटी ने। सितंबर के अंदर कलकत्ता सेशन जो हुआ था, है ना, अगस्त के बाद सितंबर में उसने कांग्रेस ने रेप्ट किया नॉन कॉपरेशन विद द गोल टू बाइकआउट गवर्नमेंट स्कूल्स, लॉ कोर्ट्स, फॉरेन क्लॉथ्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स यार। प्रमोट करने की बात की स्वदेशी, खादी, पंचायती जस्टिस को हम यहाँ पे प्रमोट करेंगे। जो गवर्नमेंट जॉब्स को छोड़ देंगे, टाइटल्स छोड़ देंगे, ऑनर्स छोड़ देंगे जो दिए होंगे। तो ये हुआ था सितंबर 1920 कलकत्ता सेशन। फिर दिसंबर 1920 में नागपुर सेशन जो हुआ था वहाँ पे कांग्रेस ने रीअफर्म किया जो कमिटमेंट्स थे, हम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल करेंगे भाई, ठीक है, हम बाइकआउट करेंगे, हम फॉरेन गुड्स को, हम नौकरियाँ को छोड़ देंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल को बाइकआउट करेंगे, गवर्नमेंट जॉब्स को रिनाउंस करेंगे, पंचायत जस्टिस पे फोकस करेंगे, सब जो है ये हमारे पास एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल है। ठीक है, नागपुर सेशन में इसको ठीक है हम मानेंगे, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल करेंगे ऐसा बोला। तो कौन सा सेशन में, याद रखना भाई कलकत्ता सेशन के अंदर ये खिलाफत और जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है एक होगा, ऐसा यहाँ पे डिसीजन लिया गया ना। यहाँ पर अगर हम बात करें कि कौन कौन से लोग किस वर्क के लोग पार्टिसिपेट किए थे, तो मास मोबिलाइजेशन एंड पार्टिसिपेशन देखने को मिला इन दी नॉन कोऑपरेशन एंड द खिलाफत मूवमेंट यार। स्टूडेंट्स जो थे, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट जो थे स्कूल को छोड़ दिए, है ना। इंस्टीट्यूशनल नेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक जामिया मिलिया, काशी विद्यापीठ, ये स्टेबलाइज हुआ फॉर द लोकल्स। ठीक है, तो याद रखना जामिया मिलिया जो है वो कब बना था, ड्यूरिंग दी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यार।
लॉयर्स जो थे उन्होंने एक तरह से इंक्लूडिंग मोतीलाल नेहरू, CR दास, राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने अपना प्रैक्टिस छोड़ दिया। बिजनेस क्लास ने सपोर्ट किया स्वदेशी को एंड लेबर अनरेस्ट बट डरते थे। पीजेंट्स ने एक तरह से अपॉर्चुनिटी देखा इस चीज़ को टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड एंड द ट्रेडर्स यार। वुमेन ने पार्टिसिपेट किया एक्टिवली इन पिकेटिंग यार, जो चौक जो थे उसको पिकेट कर लेते थे। ऑल्सो डोनेटेड ऑर्नामेंट्स टू दी तिलक फंड। मुस्लिम पार्टिसिपेशन की बात करें, डिस्पाइट जो मुफला रिवोल्ट 1921 में देखने को मिला है ना, बिटवीन दी मुस्लिम पीजेंट्स एंड हिंदू लैंडलॉर्ड, हिंदू मुस्लिम यूनिटी रिमेन स्ट्रॉन्ग यार। लोकल स्ट्रगल्स की बात करें तो अवध किसान मूवमेंट हमको देखने को मिला, एका मूवमेंट जो यूपी में हुआ है ना, सिख एजिटेशन वो भी पंजाब में ड्यूरिंग दी यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट देखने को मिला। गवर्नमेंट के रिप्रेशन एंड डिक्लाइन की बात करें, डिक्लाइन ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो ब्रिटिश ने 1921 में रेस्पॉन्स दिया एंड जो वॉलंटियर्स थे उनको हमेशा से बैन कर दिया, अरेस्ट कर दिया, लीडर्स को है ना सप्रेस किया, प्रोटेस्ट को। चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद जो तरह से वायलेंस के तौर पे हमको देखना होगा, देखो गांधी जी बोलते हैं हम ठीक है नॉन वायलेंस मेथड से हम यहाँ पे क्या करेंगे है ना, नॉन कॉपरेशन करेंगे, हम वायलेंस पे नहीं उतरेंगे। चौरी चौरा में क्या हुआ, पुलिस लोगों ने ओपन फायरिंग कर दी, 3-4 लोगों की मौत हुई, उसके बाद पुलिस स्टेशन को ही जला दिया गया लोगों के द्वारा। तो पुलिस स्टेशन इज बर्न, 22 पुलिसमैन वेर किल्ड। तो उसकी वजह से गांधी ने इसको क्या किया, नॉन वायलेंस की तरफ, गांधी जो था वो सिर्फ नॉन वायलेंस की तरफ कमिटेड था, तो इसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को इमीडिएटली विड्रॉ कर दिया गया बिकॉज ये वायलेंस की तरफ आगे बढ़ रहा था। बारदोली रेजोल्यूशन जो है जो कि फरवरी 1922 में आया था, उसमें कांग्रेस ने शिफ्ट किया फोकस टू कंस्ट्रक्टिव वर्क, लाइक हम खादी पे फोकस करेंगे, एजुकेशन पे फोकस करेंगे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे फोकस करेंगे। ये बारदोली सत्याग्रह जो था कंस्ट्रक्टिव वर्क पे बात किया। गांधी को जो चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था फरवरी में, मार्च में अरेस्ट कर लिया गया और 6 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। इम्पैक्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करें, देखो भाई मास पार्टिसिपेशन देखने को मिला, मिलियंस ऑफ पीपल पार्टिसिपेटेड, ब्रिटिश अथॉरिटी को चैलेंज करने लगे लोग है ना, जो लोगों के बीच में डर था अंग्रेजों के खिलाफ वो खत्म होने लगा। सो ब्रिटिश रूल नो लॉन्गर सीन इनविंसिबल यार, है ना। एक न्यू लीडर की तरह से हमारे पास सरदार पटेल, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस एक तरह से न्यू लीडर के तौर पे इमर्ज होके आए। खिलाफत रिलेवेंस जो था धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा, लाइक इन 1924 टर्की बिकेम सेक्युलर अंडर दी मुस्तफ़ा कमल पशा, जिसकी वजह से ये मूवमेंट अब खत्म हो गया, सेक्युलर बन गया ना भाई टर्की। सो ये हमने बात किया अबाउट व्हाट, हमने बात किया अबाउट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत आंदोलन। नेक्स्ट स्वराजिस्ट एंड नो चेंजर्स की बात करते हैं। देखो भाई पोस्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्लिट को हम क्या बोलते हैं, जो स्वराजिस्ट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो स्वराजिस्ट और नो चेंजर्स में स्प्लिट हो गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद 1922 से 30 तक, जो गांधी जी का जो अरेस्ट हो गया था 1922 में, कांग्रेस स्प्लिट इनटू 2 फ्रैक्शंस यार, ठीक है। गांधी जी के अरेस्ट के बाद जो 6 साल के लिए जेल चले गए थे, कांग्रेस जो था 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद। तो इसमें एक था स्वराजिस्ट, एक थे नो चेंजर्स। स्वराजिस्ट का मतलब क्या है, दे आर प्रो काउंसिल एंट्री, जो काउंसिल एंट्री है मतलब लाइक यहाँ पे CR दास एंड मोतीलाल नेहरू थे है ना, यहाँ पे ये जो एंटर होके लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में वहाँ पे इंड और मेंड कॉलोनियल रूल की बात करते थे कि हम जाएंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, वहाँ पे नियम बनाएंगे और हमारे पास काउंसिल को एज अ प्लेटफॉर्म फॉर ऑब्स्ट्रक्शन एंड एक्सपोजिंग ब्रिटिश पॉलिसीज की बात करते थे है ना, वहाँ पे मेंटेन करेंगे नॉन कोऑपरेशन स्पिरिट थ्रू लेजिस्लेटिव रेजिलियंस, ठीक है। तो नो जो स्वराजिस्ट थे वो जो थे, ठीक है, पहले जो था इनका नो कोऑपरेशन वाला जो था वो वैसे ही रहे, नो चेंजेस जो थे वो वैसे ही रहे, एंटी कॉलोनियल एंट्री, ये नहीं मानते थे कि हम क्या करेंगे कॉलोनियल एंट्री, मतलब एंटी कॉलोनियल एंट्री, हम इनके लेजिस्लेचर में नहीं घुसेंगे भाई, दे आर एंटी कॉलोनियल एंट्री। लाइक राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, ये नहीं चाहते थे, देर अपोस्ट काउंसिल एंट्री है ना, दे फोकस ऑन कंस्ट्रक्टिव वर्क, लाइक खादी एंड चरखा प्रमोशन करेंगे, नेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस पे ध्यान दिया, हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे ध्यान दिया, एंटी टंचेबिलिटी कैंपेन चलाएंगे है ना, ग्राउंड बनाएंगे फॉर दी फ्यूचर मास मूवमेंट्स। ये जो स्वराजिस्ट थे जिसमें CR दास एंड मोतीलाल नेहरू, दे फॉर्म कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी 1923 टू कंटेस्ट इलेक्शन यार, ठीक है। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, उसमें हम जीतेंगे और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जाएंगे। ऐसे 2 लोगों ने था, एक तो CR दास, एक मोतीलाल नेहरू। लोग बार बार कंफ्यूज रहते हैं कि CR दास थे कि मोतीलाल नेहरू थे।
है ना। मतलब देखो यह तो याद रहता है कि सी राजगोपालाचारी जी और वल्लभ भाई पटेल राजेंद्र प्रसाद एक साइड है, बट ये नो चेंजर्स थे कि स्वराजिस्ट थे वो ये नहीं रहता याद, ठीक है। तो याद रखने का तरीका क्या है, नो चेंजर्स, नो चेंजर्स में दो वर्ड है तो इसमें ज़्यादा लोग होंगे, मोर पीपल, मोर पीपल में कौन, राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, RVR, ठीक है। नो चेंजर्स में RVR, PVR होता है वैसे ही RVR, ठीक है। नो टू PVR, नो टू PVR, नो, नो टू RVR। एक RVR नाम का मूवी थिएटर है, ठीक है, ये ट्रिक है भाई। तो नो चेंजर्स में RVR है, मतलब राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद। तो स्वराजिस्ट में कौन होंगे, CR दास एंड मोतीलाल नेहरू, नॉट जवाहरलाल नेहरू, लोग कंफ्यूज रहते हैं भाई, है ना। स्वराजिस्ट जो थे दे आर प्रो काउंसिल एंट्री, स्वराजिस्ट जो थे वो चाहते थे कि एंट्री हो काउंसिल में उनका, ठीक है। और याद रखने का तरीका क्या है, यहाँ पे नो चेंजर्स, ठीक है, एंटी कॉलोनियल एंट्री, कॉलोनियल एंट्री के खिलाफ थे ये, है ना, एंटी कॉलोनियल एंट्री। प्रो कॉलोनियल एंट्री जो थे वो स्वराजिस्ट थे। याद रखने का तरीका क्या है, देखो PVR में आपको एंट्री नहीं दिया गया, सो आपने PVR गया मूवी देखने, इस PVR का नाम था RVR, जहाँ पे एंट्री नहीं दिया गया ना। यहाँ पे हम बात करें अबाउट रिकन्सिलिएशन, जो कि दिल्ली 1923 में देखने को मिला, एंड बेलगांव सेशन ऑफ 1924 में, जहाँ पे स्वराजिस्ट देर अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शन बट रिमेन पार्टी ऑफ कांग्रेस, ठीक है ना। यहाँ पे इन्होंने आपस में मत किया कि ठीक है आप इलेक्शन कर सकते हो बट एक पार्टी रहोगे, आप पार्टी रहोगे कांग्रेस का। 1923 में इलेक्शन लड़े, स्वराज वॉन दी 42 सीट्स, 141 सीट्स में जो स्वराज थी इसको CR दास एंड मोतीलाल नेहरू यहाँ पे लेड कर रहे थे। उन्होंने यहाँ पे इतना सीट हासिल किया एंड गेन इन्फ्लुएंस इन द काउंसिल, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल वहाँ पे इन्फ्लुएंस इन्होंने अचीव किया। तो स्वराजिस्ट का एक्टिविटी क्या था भाई काउंसिल में, तो उन्होंने काउंसिल्स बनाए, यूज काउंसिल एज एंटी ब्रिटिश एजिटेशन के लिए एंड बजटरी ऑब्स्ट्रक्शन, उनके जो बजट पास होते उसको रोकने की कोशिश करते थे। एंड वल्लभ भाई पटेल इज इलेक्टेड एज अ स्पीकर इन 1925। तो वल्लभ भाई पटेल भी यहाँ पे क्या थे, स्वराजिस्ट थे। वल्लभ भाई पटेल, CR दास, मोतीलाल नेहरू ये काउंसिल में घुसने की बात करते थे, दे आर प्रो काउंसिल एंट्री। पब्लिक सेफ्टी बिल को इन्होंने डिफीट किया, एक्सपोजिंग जो कॉलोनियल रिप्रेशंस का एक ये सबूत है। एंड डिक्लाइन ड्यू टू कम्युनल डिवीज़न, यार है ना, ये जो था स्वराजिस्ट जो एक्टिविटी है वो कम्युनल डिवीज़न की वजह से, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम या फिर इंटरनल स्पिरिट्स की वजह से, एंड जो CR दास का डेथ हुआ 1925 उसकी वजह से भी डिक्लाइन होने लगा स्वराजिस्ट एक्टिविटी काउंसिल में। एंड जो अपर कास्ट लोग ही यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, इसको देखते हुए आपस में जो मतभेद देखने को मिलते थे, कम्युनल जो थे दलित को यहाँ पे ध्यान नहीं दिया था, थोड़ा सा भेदभाव होता था, उसके लिए यहाँ पे कम्युनल डिवीजन के स्वराजिस्ट का जो एक्टिविटी था वो डिक्लाइन हुआ। बाय 1930 विड्रू फ्रॉम द काउंसिल आफ्टर कांग्रेस डिक्लेयर्ड पूर्ण स्वराज। जब पूर्ण स्वराज कांग्रेस ने डिक्लेयर किया तो जो स्वराजिस्ट थे उन्होंने अपने आप को विड्रू कर लिया फ्रॉम दी काउंसिल। नाउ अचीवमेंट्स ऑफ स्वराजिस्ट की बात करें तो उन्होंने पॉलिटिकल स्ट्रगल को अलाइव रखा थ्रू पैसिव फेज, यार ड्यूरिंग द पैसिव फेज जब उतना स्ट्रगल नहीं हो रहा था तो तब भी यहाँ पे एक तरह से काउंसिल में बैठ के यहाँ पे पॉलिटिकल स्ट्रगल को जिंदा रखा। जो लिमिटेशंस थे मॉन्टेगू रिफॉर्म्स के 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, जहाँ पे डायरार्की एट द प्रोविंस पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ, रिजर्व एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट्स आए, वो उसको लिमिटेशंस को बताया, एक्सपोज किया। एंड काउंसिल को एज अ टूल फॉर नेशनलिस्ट रेजिस्टेंस इन्होंने इस्तेमाल किया। कुछ ड्रॉबैक्स भी थे स्वराजिस्ट के, लाइक कोई लिंक नहीं था बिटवीन लेजिस्लेटिव ऑब्स्ट्रक्शन एंड मास मूवमेंट का, है ना, ये कोलिशन जो था उसको सस्टेन नहीं कर पाए यार, है ना। रेसिस्ट पर्क्स ऑफ द ऑफिस यहाँ पे, है ना, फेल्ड टू सस्टेन कोलिशन यूनिटी एंड पर्क्स जो है ऑफिस को मिलते थे उसको यहाँ पे रेसिस्ट नहीं कर पाए। ऑल्सो जो मुस्लिम का सपोर्ट था वो इनको नहीं मिला इन बंगाल, यार है ना, बाय नॉट बैकिंग पीजेंट्स राइट, ऑल्सो पीजेंट्स राइट को बैक नहीं किया इन्हें, इसीलिए मुस्लिम का सपोर्ट भी नहीं मिला। तो ड्रॉबैक्स भी थे स्वराजिस्ट के।
नाउ ये जो नो चेंजर्स थे जो कि एंटी काउंसिल एंट्री वाले थे, जो कि यहाँ पे आरवीआर मूवी थिएटर में इनको एंट्री नहीं मिली। आरवीआर राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल एंड राजेंद्र प्रसाद इसके मेंबर्स थे नो चेंजर्स के, है ना। दे बिल्ड ग्रास रूट नेटवर्क थ्रू सोशल रिफॉर्म्स यार, इन्होंने ऑर्गेनाइज करने में हेल्प किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को 1930 में। क्रिटिसिज्म क्या बोलता है कि नो चेंजर्स जो थे एक तरह से नेशनल एजुकेशन जो था उसी पर सिर्फ अर्बन एलिट्स को बेनिफिट करता था, ऐसा बोलते थे भाई। खादी जो था बहुत एक्सपेंसिव है, इसीलिए इसका अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, है ना। एंड ये सोशल रिफॉर्म्स पे फोकस किए, बट इकोनॉमिक ऑफ जो लोअर कास्ट है उसकी जो इकोनॉमी से गरीबी है उसको ध्यान नहीं दिया भाई नो चेंजर्स ने, ठीक है। तो उसके वजह से भी दोनों के फ़ायदे, दोनों की क्रिटिसिज्म और दोनों के यहाँ पे एक्टिविटीज़ की, दोनों के अचीवमेंट्स की हमने बात की यार, दोनों इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए, दोनों ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ट्रिक मेन है भाई, मेन जो क्वेश्चन आते हैं वो लोग कन्फ्यूज़ कर जाते हैं। पीवीआर में आपको एंट्री मिल जाती है लेकिन आरवीआर में आपको एंट्री नहीं मिलती, सो नो आरवीआर, so they are anti council entry, they are no changers, no to RVR, है ना। राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द 1920s की, है 1920 में जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुए थे 1921 से लेकर 1930 तक, उसकी बात करेंगे। सो बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज यहाँ पे रिलीज़ कर दिए गए मॉन्टेगो रिफॉर्म्स के अंदर, सॉरी मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स जो आए थे, मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 में बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज को रिलीज़ किया गया, एंड वो पार्टिसिपेट किए इन दी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, है ना। एंड ड्रू मैनी इनटू नॉन वायलेंस, ठीक है, बहुत सारे लोगों को नॉन वायलेंस की तरफ यहाँ पे खींच लिया, बट आफ्टर इट्स विड्रॉल जो डिसइल्यूजन था यूथ की भाई कि भाई हम इससे लड़ सकते हैं नॉन कोऑपरेशन से भी, वो थोड़ा सा ख़त्म होने लगा। सो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ फिर से रिवाइव हुए यहाँ पे। मेजर इन्फ्लुएंस जो था वो रशियन रिवॉल्यूशन का देखने को मिला। 1917 में रशियन ने लड़ाई लड़ के यहाँ पे आज़ादी ली, है ना। राइज ऑफ सोशलिस्ट आइडियाज़ का जो राइज देखने को मिला था। ग्रोथ ऑफ वर्किंग क्लास मूवमेंट जो कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1 हमको देखने को मिला। रिवॉल्यूशनरी राइटिंग्स जो कि यहाँ पे पत्थर दबी के जो थे, जिसमें जो रिवॉल्यूशनरी राइटिंग्स थे पत्थर दबी, जो कि किसने लिखा था भाई, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने। इसने बहुत ज़्यादा लोगों को इंस्पायर्ड किया रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के लिए। जो रिवॉल्यूशनरी ग्रुप्स एंड की इवेंट्स जो हुए हमारे पास उसकी बात करें तो पंजाब, यूपी एंड बिहार रीजन में HRA जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, जो कि कानपुर में 1924 में बना, उसको किसने बनाया, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन सान्याल एंड जोगेश चटर्जी ने मिलकर बनाया। यही HRA जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बना। जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था तो 1924 में जो बना था, ये इसका गोल क्या था कि ब्रिटिश रूल को ओवरथ्रू करना है, हराना है, एंड एक फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया बनाना है। तो जो हमारे पास जो इंसिडेंट्स हैं उसकी अगर हम बात करें तो पहले काकोरी कॉन्स्पिरेसी 1925 में देखने को मिला। जो HRA है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसने ट्रेन को लूट लिया यार नियर लखनऊ, काकोरी जगह है लखनऊ, उसके पास फंड्स की जरूरत पड़ेगी भाई अगर आपको लड़ाई लड़नी है, तो उसके लिए इन्होंने ट्रेन को लूटा। 4 लोगों को यहाँ पे इसकी सज़ा मिली, है ना। इसमें जो बनाने वाले थे राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन सान्याल एंड जोगेश चटर्जी, जो कि इसके फाउंडर थे। इनके फाउंडर जो बिस्मिल थे उसको फांसी हुई, है ना। असफुल्ला, राजेंद्र लहरी एंड रोशन सिंह, ये 4 लोगों को यहाँ पे क्या हुई, फांसी हुई यार काकोरी कॉन्स्पिरेसी में। देन जो HRA था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, वो रीऑर्गेनाइज्ड हो गया इनटू हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जब भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव और राजगुरु इसके लीडर बने। 1928 में जो शिफ्ट था वो सोशलिज्म की तरफ यहाँ पे बढ़ने लगा। ये ऑफिशियल आइडियोलॉजी है सोशलिज्म यार, सबसे ज़्यादा समाज में सब ओन करेंगे लाइक इन रशिया। सॉन्डर्स असासिनेशन की बात करते हैं जो कि लाहौर 1928 में देखने को मिला, है ना। जिस साल ये HRA बना उसी साल ही जहाँ पे लाला लाजपत राय जो थे वो लाठी चार्ज जो साइमंस कमीशन के जो प्रोटेस्ट में हुआ उसमें वो उनकी जान चली गई। तो उसको देखते हुए भगत सिंह एंड राजगुरु, याद रखना, भगत सिंह एंड राजगुरु ने JP सॉन्डर्स को रिवेंज में मार दिया।
इसके बाद सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्बिंग की बात करें तो 1929 में भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त ने हार्मलेस बम, जो कि सिर्फ आवाज़ करते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते, वो बम फेंके। इसका स्लोगन इन्होंने लिखा है ना, टू मेक द डिफ फियर, टू हम लोग बहरे लोगों को भी आवाज़ सुनाई दे, तब ये इन्होंने स्लोगन वहाँ पे बोला। फिर लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस ऑफ 1931 यार, जहाँ पे भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव को हैंग्ड हुआ है ना, शहीद दिवस मनाया जाता है 23 मार्च 1931 में, इन तीनों को यहाँ पे हैंग किया गया है ना। एलिफेंट पार्क एनकाउंटर में उसी साल 1931 में चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने आप को एक गोली जो बची थी बंदूक में, उससे गोली मार ली यार, टू अवॉइड अरेस्ट, अंग्रेजों के हाथों अरेस्ट होने से पता है खुद के आंखों मरना। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हमको देखने को मिले यूपी है ना, बिहार रीजन में। एंड रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इन बंगाल की बात करें तो यहाँ पे भी दो ग्रुप था यार, एक अनुशीलन समिति, एक जुगांतर ग्रुप। ठीक है, बंगाली में जुगांतर बोलते हैं, इसको इंग्लिश में युगांतर पढ़ते हैं। तो दो ग्रुप थे जो कि यहाँ पे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, अनुशीलन समिति एंड जुगांतर ग्रुप। जुगांतर ग्रुप के जो बनाने वाले जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, बरिंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य, भूपेंद्र नाथ दत्त। अनुशीलन समिति में बरिंद्र कुमार घोष इन्होंने ही बनाया इसको, जतीन्द्र नाथ बनर्जी एंड परमनाथ मित्र, ये जो था जुगांतर ग्रुप एंड अनुशीलन समिति है ना। पहले तो हम बात करें चित्तौड़गढ़ आर्मी रेड की, जो कि अप्रैल 1930 में देखने को मिला। जो सूर्य सेन थे, मास्टर दा के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने ये अटैक को लेड किया, जो कि ब्रिटिश आर्मरी, जहाँ पे जो आर्मरी है जहाँ पे बंदूक रखे हैं उस पर इन्होंने अटैक किया। एंड ये जो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी था चित्तौड़गढ़ ब्रांच, ये बनाया गया इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। एंड सूर्य सेन को अरेस्ट किया गया, इनको 1934 में यहाँ पे इनको भी हैंड कर दिया गया। एंड जो बंगाल रिवॉल्यूशन है उसमें इम्पॉर्टेंट रोल था वुमेन्स का यार, लाइक प्रीतिलता वाडेदार की बात करें जिन्होंने अटैक लीड किया, बट एक्शन करते समय इनको गोली लग गई और ये शहीद हो गई। ठीक है, कल्पना दत्त की बात करें तो इनको अरेस्ट कर दिया गया, इनको भी लाइफ सेंटेंस में भेज दिया गया यार। शांति घोष एंड सुनीति चौधरी, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उड़ा दिया बंदूक से यार। ओके, तो वुमेन का रोल था बंगाल रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में। की एस्पेक्ट ऑफ 1920s जो रिवॉल्यूशनरीज थे उनका की एस्पेक्ट ये था कि जो शिफ्ट था वो सोशलिज्म एंड मास मूवमेंट की तरफ आगे बढ़ा। लेस फोकस देखने को मिला ऑन इंडिविजुअल असासिनेशन यार, है ना। मास मूवमेंट की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। जो हमारे पास जो अर्ली रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ था उसको इंडिविजुअल असैसिनेशन में बहुत ज़्यादा ध्यान था, बट जो ये जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ बिटवीन इन दी 1920s वो था, वो मास मूवमेंट की तरफ ध्यान दिया उसने। वुमेन का रोल देखने को मिला, वुमेन एक्टिव पार्टिसिपेशन देखने को मिला रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में। एंड ये जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थे दे आर इंस्पायर्ड बाय द ग्लोबल एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल, एंड जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी है उससे ये इंस्पायर्ड थे। तो ये हमारे पास की एस्पेक्ट्स की बात की यार 1920s के रिवॉल्यूशनरीज की, बट जो ड्रॉबैक था कि जो मास मूवमेंट था उतना नहीं मिल पाया, यूथ से ज़्यादा नहीं मिल पाया, सो लिमिटेड मास मूवमेंट बियॉन्ड यूथ यार। एंड ऑल्सो दे फेल टू बिल्ड एक ब्रॉड सोशो इकोनॉमिक एजेंडा नहीं बना पाए, है ना। ब्रिटिश ने एक तरह से अपने पॉलिसीज, है ना, जो रिप्रेसिव पॉलिसीज थे, है ना, जिनको कष्ट कर दिया इनको, उससे ये मूवमेंट भी कमज़ोर हो गया। ठीक है, लेकिन एवरी एस्पेक्ट ऑफ रिपब्लिकन और एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी हैज़, है ना, हमारे देश के इतिहास में इनका इम्पॉर्टेंट रोल रहा है आज़ादी तक, आज़ादी के लिए भी और आज़ादी के बाद भी। आज भी हमारे पास ये हमारे लिए एक मोटिवेशन है यार कि देखो भाई लड़ना है अपने गोल के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी साइमन कमीशन एंड दी नेहरू रिपोर्ट की। ठीक है, साइमन कमीशन जो था 1927 में आया। बैकग्राउंड कैसे साइमन कमीशन का आने का, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 बनाया था उसने एक प्रोविज़न रखा कि एक कमीशन बनाएंगे टू रिव्यू द गवर्नेंस आफ्टर 10 ईयर्स। ठीक है, तो उसको देखने के लिए यहाँ पे साइमन कमीशन आया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस समय जो पीएम थे स्टैनले बाल्डविन, उन्हें अपॉइंट किया साइमन कमीशन को नवंबर 1927 में। एंड ये एक ऑल वाइट, है ना, कमिटी थी। ऑल वाइट कमिटी मतलब 7 मेंबर्स थे, जो कि सारे के सारे जो थे वो इंग्लिश थे, है ना। कोई इंडियन गवर्नेंस को डिसाइड करने के लिए आए और इंडिया के लोग ही नहीं हैं इसमें। सर जॉन साइमन इसके चेयरपर्सन थे एंड इंक्लूडिंग क्लेमेंट एटली यहाँ पे इसके पार्ट थे यार। ऑब्जेक्टिव क्या था, टू असेस इंडियाज प्रोग्रेस एंड रिकमेंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। इसको 10 साल हुआ था 1990 में, 1927 में पहले क्यों बनाया गया, वाई अपॉइंटेड अर्ली। जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट था वो डरता था
कि जो लेबर पार्टी है वो हार जाएगा ब्रिटेन में, इसीलिए यहाँ पे इन्होंने पहले अपॉइंट किया यार। लॉर्ड ब्रिकन हेड जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया थे, वो चाहते थे कि इंडियन इनकेपेबल है ऑफ फ्रेमिंग देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, ये उनको बताएं। इंडियन रेस्पॉन्स की बात करें तो कांग्रेस ने बोला मद्रास सेशन ऑफ 1927 में अंडर जो यहाँ पे मद्रास सेशन के जो हमारे पास प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, एम ए अंसारी यार, ठीक है। सो टोटल बाइकआउट ऑफ द कमीशन यार, पूरा यहाँ पे ये कमीशन के खिलाफ थे, टोटल बाइकआउट करने की बात की इन्होंने, है ना। नेहरू ने रेजोल्यूशन पास किया, नेहरू पास रेजोल्यूशन फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज दी कांग्रेस गोल, हमारा कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो होगा वो कांग्रेस गोल होगा। ये जो नेहरू रिपोर्ट है इसमें नेहरू नेहरू हम बोल रहे हैं तो इसमें मोतीलाल नेहरू की बात हो रही है भाई, जवाहरलाल नेहरू की बात नहीं हो रही है। अदर ग्रुप की बात करें तो जिन्ना ने मुस्लिम लीग में अपोज किया साइमन कमीशन को, जो कलकत्ता सेशन हुआ था 1927 में। हिंदू महासभा एंड मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम लीग ने सपोर्ट किया बाइकआउट को जो कर रहे थे साइमन कमीशन के खिलाफ। एंड जो यूनियनिस्ट थे पंजाब में, एंड जो जस्टिस पार्टी था साउथ में, जस्टिस पार्टी के यहाँ पे हमारे पास हमने बात की जस्टिस पार्टी के बारे में, उन्होंने सपोर्ट किया साइमन कमीशन को, याद रखना है। पंजाब वाले ने और जस्टिस पार्टी ने सपोर्ट किया, तो किसने सपोर्ट किया ये भी याद रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें पब्लिक प्रोटेस्ट की जो कि साइमन कमीशन के खिलाफ हुआ था, है ना। जब ये साइमन कमीशन बॉम्बे में जब ये आए फरवरी 1928 में, तो मैसिव हड़ताल एंड ब्लैक फ्लैग प्रोटेस्ट देखने को मिला अक्रॉस इंडिया। स्लोगन्स गाए गए साइमन्स गो बैक, जो कि है ना यूसुफ मेहरअली ने यहाँ पे ये जो साइमन्स गो बैक का जो नारा दिया था यूसुफ मेहरअली ने दिया था। यूथ इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिला यार, जो ग्रोथ था ऑफ दी नौजवान भारत सभा, हिंदुस्तानी सेवा दल, वर्कर एंड पीजेंट पार्टी, ये हमको देखने को मिला। तो आपसे कोई पूछा जाए भारत नौजवान सभा, हिंदुस्तानी सेवा दल, वर्कर पीजेंट पार्टी, ये कब देखने को मिला अपना इन्वॉल्वमेंट, ज़्यादातर ये साइमन कमीशन के प्रोटेस्ट में। पब्लिक रिप्रेशन, पुलिस ने एक तरह से ऐसे नहीं तो भाई आप प्रोटेस्ट करते रहो हम देखते रहेंगे, इन्होंने भी रिप्रेशन किया, ठीक है। लाठी चार्ज डेमोन्स्ट्रेशन किए, डेमोन्स्ट्रेटर्स पे लाठी चार्ज किए। नेहरू जीबी पंत जो थे वो इंजर्ड हो गए लखनऊ में। ये नेहरू की बात करें तो ये मोतीलाल नेहरू की बात हो रही है अभी। लाला लाजपत राय जो थे वो इंजर्ड हो गए यार यहाँ पे, और इंजरी से इनकी डेथ हो गई 19 अक्टूबर में इंजरी हुई थी, तो 1 महीने बाद इनकी लगभग डेथ हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पे भगत सिंह और अच्छे सारे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए, नहीं हम बदला लेंगे इनकी मौत का। लाला लाजपत राय को अपना गुरु मानते थे भगत सिंह यार, इनके बलिदान बेकार नहीं जाना चाहिए बोल के इन्होंने, है ना, जो उस समय जो इन्वॉल्व थे लाठी चार्ज में, सॉन्डर्स का यहाँ पे असैसिनेट कर दिया, इनडायरेक्टली वही भी था। साइमन कमीशन रिपोर्ट जो 1930 में आया, इसमें एबॉलिशन ऑफ डायरार्की जो था वो एबॉलिश कर दिया गया, मतलब जो प्रोविंशियल एंड रिजर्व ट्रांसफर एंड रिजर्व सब्जेक्ट्स थे उसको डायरार्की इंट्रोड्यूस किया गया था, उसको एबॉलिश कर दिया गया। एंड ऑटोनॉमी दिया गया प्रोविंसेस को, गवर्नर टू हैव अ डिस्क्रिशनरी पावर फॉर सिक्योरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन ये बोला गया। सेपरेट इलेक्टेड जो था वो कॉन्सेप्ट रिटेन किया गया, और बाद में हमने देखा कि एक्सटेंड भी किया गया था, बट पुनः पैक्ट में उसको गांधी जी ने वापस लेने के लिए बोला। फेडरलिज्म एक्सेप्ट किया गया बट नॉट इमीडिएटली, है ना। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस एंड बलूचिस्तान को अपना लेजिस्लेशन मिला एंड सेंट्रल रिप्रेजेंटेशन, सेंटर में उनको रिप्रेजेंटेशन मिला। सिंध को सेपरेट कर दिया गया फ्रॉम बॉम्बे, बर्मा को सेपरेट कर दिया गया फ्रॉम इंडिया, याद रखना बर्मा को सेपरेट किया गया इंडिया फ्रॉम दी जो 1990 में जो साइमन कमीशन का रिपोर्ट था उसके अंडर। एंड इंडियनाइजेशन ऑफ आर्मी था बट विथ ब्रिटिश कंट्रोल, इंडियनाइजेशन करेंगे बट ब्रिटिश कंट्रोल के समय। और आपसे कोई पूछा जाएगा सिंध को बॉम्बे से कब अलग किया गया, तो आप बोलना भाई 1930 का जो साइमन कमीशन का रिपोर्ट था उसके अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट नेहरू रिपोर्ट की। यहाँ पे जो नेहरू रिपोर्ट है बार बार लोग सोचते हैं जवाहरलाल नेहरू, बट अभी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मोतीलाल नेहरू का था, इनके पापा भी बड़े हैं। सो ये मोतीलाल नेहरू ने 1924 में यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया। बैकग्राउंड क्या था, जो लॉर्ड ब्रिकन हेड बोलते थे कि नहीं देखो भाई इंडियन जो है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते, कैसे नहीं बना सकते, मोतीलाल नेहरू देख मैं बना के दिखाता हूँ तेरे को। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो कि फरवरी 1928 में हुआ था उसमें, है ना, अपॉइंटेड किया गया सब कमेटी अंडर मोतीलाल नेहरू, इसने यहाँ पे ये रिपोर्ट दिया। एंड ये पहली बार इंडियन एफर्ट था टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क यार। की मेंबर्स की बात करें तो यहाँ पे जो ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बनाया गया था इसमें तेज बहादुर सप्रू एक इम्पॉर्टेंट मेंबर थे, सुभाष चंद्र बोस भी थे, MS अने,
अली इमाम, शोएब कुरैशी, जी.आर. प्रधान, ये सब थे। इन्होंने अपना रिपोर्ट फाइनलाइज किया अगस्त 1928 में। मेजर डिवीज़न की बात करें तो मेजोरिटी जो था वो डोमिनेंट स्टेटस की तरफ था, वाइल कुछ लोग अभी भी कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते थे। डोमिनेंट स्टेटस का मतलब हमारे पास, हम अंग्रेज के अंदर ही रहेंगे बट हमारे लिए नियम बनाने की आज़ादी हमारे पास होगी, लेकिन कुछ लोग अभी भी कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं, हम उसके अंदर रहेंगे ही क्यों। की रिकमेंडेशंस की बात करें तो जो मोतीलाल नेहरू का जो नेहरू रिपोर्ट है उसने बोला डोमिनेंट स्टेटस मिलना चाहिए फॉर इंडिया अंडर ब्रिटिश क्राउन यार। तो डोमिनेंट स्टेटस की बात करता है, याद रखना भाई, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं करता। मोतीलाल नेहरू का जो रिपोर्ट है, नेहरू रिपोर्ट। एंड जॉइंट इलेक्टोरेट बनाने की बात की विद रिजर्व मुस्लिम सीट्स ओनली वेयर देयर इन माइनॉरिटी, जहाँ पे वो माइनॉरिटी है वहीं पे हम मुस्लिम रिजर्व सीट करेंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट के खिलाफ था यार मोतीलाल नेहरू का जो रिपोर्ट था। लिंग्विस्टिक प्रोविंस बनाएंगे, फंडामेंटल राइट्स बनाएंगे, फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए जिसमें हमारे पास 19 राइट्स दिए गए। इक्वल राइट्स फॉर वुमेन एंड एडल्ट सफरेज की बात की गई किस पे, मोतीलाल नेहरू का जो नेहरू रिपोर्ट था उस पर, है ना। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगा, सेंटर एंड प्रोविंस दोनों पे अलग अलग। इंडियन पार्लियामेंट में हाउसेस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जहाँ पे 500 मेंबर्स होंगे, एडल्ट सफरेज होगा, 5 साल का टेन्योर होगा, ये बोला। एक सीनेट होगा जहाँ पे जो आज राज्यसभा के तौर पे है ना, 7 ईयर का मेंबर होगा, 7 ईयर टेन्योर होगा, 200 मेंबर्स होंगे। गवर्नर जनरल टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल, जो गवर्नर जनरल होगा, जो काउंसिल है उसके एडवाइस पे काम करना चाहिए। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है ये रिस्पॉन्सिबल होगा इलेक्टेड काउंसिल्स के लिए। कंप्लीट सेपरेशन होगा रिलीजन और स्टेट का, ये बोला गया, ठीक है। मुस्लिम कल्चर रिलीजियस राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा भाई, ये बोला किसने, जो मोतीलाल नेहरू का जो रिपोर्ट था उसने। बट क्यों ये मोतीलाल नेहरू का रिपोर्ट फेल हो गया, वाई दी नेहरू रिपोर्ट फेल यार, है ना। ये मोतीलाल नेहरू का फेल क्यों हो गया, बिकॉज मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा एंड सिख अपोज किया मोतीलाल नेहरू के रिपोर्ट को। यंगर कांग्रेस लीडर्स लाइक नेहरू, मतलब जवाहरलाल नेहरू ना, नेहरू जहाँ बोल रहे हैं वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू की बात हो रही है, ठीक है। यंगर जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पे नेहरू में मतलब लोग समझते नहीं है ना, यहाँ पे नेहरू में जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे अपोज किया डोमिनियन स्टेटस को। हम डोमिनियन स्टेटस क्यों, अंग्रेजों के अंदर क्यों रहेंगे भाई, हम अपना आज़ादी चाहिए। नेहरू एंड बोस फॉर्म द इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग डिमांडिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू एंड बोस ने क्या किया, अपने पापा से ये नाखुश था। जवाहरलाल नेहरू एंड बोस ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग बनाया भाई, जो कि किसका डिमांड क्या था भाई, कंप्लीट इंडिपेंडेंस हम चाहिए, हमको डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए। कम्युनल रिएक्शन देखने को मिले। जो मुस्लिम लीग था, जो कि दिल्ली प्रपोजल 1927 में आया, उसने, है ना, जॉइंट इलेक्टोरेट को माना, बट जो रिजर्व सीट्स होने चाहिए मुस्लिम, ये बोला इन्होंने। 1/3 रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम इन सेंट्रल लेजिस्लेचर, ये होना चाहिए। प्रोपोर्शनेट मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए पंजाब एंड बंगाल में, जहाँ पे इनका पॉपुलेशन ज़्यादा है। मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस बनाने की बात की इन्होंने, सिंध, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस एंड बलूचिस्तान यार। जो हिंदू महासभा उसने अपोज किया, जो मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस नहीं बनना चाहिए, है ना। अपोज दी मुस्लिम रिजर्वेशन इन पंजाब एंड बंगाल यार, है ना। ये जो मुस्लिम महासभा है वो चाहते थे कि एक यूनिटरी स्ट्रक्चर बने, फेडरलिज्म ना हो, सेंटर के पास पूरा पावर हो। तो दोनों जगह जो थे वो अपनी अपने अपने बात पे नाखुश थे ये। तो कॉम्प्रोमाइज़ देखने को मिला नेहरू रिपोर्ट में। जॉइंट इलेक्टोरेट, ठीक है, जॉइंट इलेक्टोरेट रहेगा बट मुस्लिम रिजर्वेशन ओनली वेयर देयर इन माइनॉरिटी, ये बोला गया। सिंध सेपरेशन फ्रॉम बॉम्बे, ये बोला गया आफ्टर डोमिनेंट स्टेटस, एंड यूनिटरी स्ट्रक्चर होगा विद सेंट्रलाइज्ड रेसिडरी पावर्स जो होंगे, सेंटर के पास कुछ रेसिडरी पावर होंगे। जिना का डिमांड एंड 14 पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से थोड़ा सा पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट होने लगा। जिना ने रिजेक्ट किया नेहरू रिपोर्ट को एंड प्रपोज किया कि देखो भाई 1/3 मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए सेंट्रल लेजिस्लेचर में, एंड मुस्लिम रिजर्वेशन होना चाहिए पंजाब एंड बंगाल में। हमको वो नहीं चाहिए कि आप जहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटी वहीं पे रिजर्वेशन देंगे, नहीं। रेसिडरी पावर जो होगा वो प्रोविंसेस के पास होना चाहिए, है ना, सेंटर के पास नहीं होना चाहिए, बिकॉज मिसयूज़ कर सकता है यार सेंटर। सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की, देखो यहाँ पे जॉइंट इलेक्टोरेट बात की गई थी ना नेहरू रिपोर्ट में, तो जॉइंट इलेक्टोरेट की बात की गई थी, लेकिन इन्होंने बोला नहीं भाई हमको जॉइंट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए, हमको सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, है ना। 1/3 रिजर्वेशन चाहिए। सिंध सेपरेशन फ्रॉम बॉम्बे आफ्टर डोमिनेंट स्टेटस, एक कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, ठीक है। जिना का जो डिमांड था, नहीं हमको पूरा चाहिए भाई, रेसिडरी पावर प्रोविंस के पास होना चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, फुल रिलीजियस एंड कल्चरल फ्रीडम होना चाहिए माइनॉरिटीज़ का, ये इनका डिमांड था यार,
ठीक है, तो दोनों के बीच में यहाँ से मतभेद स्टार्ट हुआ। तो ये हमने बात किया अबाउट दी साइमन कमीशन एंड दी नेहरू रिपोर्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। तो इसके बैकग्राउंड एंड बिल्डअप की बात करें तो जो कलकत्ता सेशन था भाई 1928 में, जहाँ पे डिमांड रखा गया पूर्ण स्वराज का, इफ डोमिनेंट स्टेटस इज नॉट ग्रांटेड विद इन ईयर, हमको डोमिनेंट स्टेटस, जो कि मोतीलाल नेहरू का जो रिपोर्ट था उसने डोमिनेंट स्टेटस मांगा, अगर आप हमको 1 साल के अंदर डोमिनेंट स्टेटस नहीं देते हो तो हम पूर्ण स्वराज के लिए लड़ेंगे, सिविल डिसोबीडियंस करेंगे। तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हमको 1929 में देखने को मिली, लाइक मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस, भगत सिंह असेंबली बॉम्बिंग, राइज ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़, ये हम देखने को मिला यार। इरविन डिक्लेरेशन 1929 में उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम डोमिनियन स्टेटस देंगे, बट टाइम नहीं बता सकता कि मैं कब तक दूंगा। दिल्ली मैनिफेस्टो 1929 में देखने को मिला, जिसमें कांग्रेस ने डिमांड किया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यार विथ क्लियर डोमिनियन स्टेटस गोल, बट इरविन ने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, 1929 में दिल्ली मैनिफेस्टो के अंदर कांग्रेस ने डिमांड रखा कि अब हमको बातचीत करेंगे, है ना, जिसका डोमिनियन स्टेटस गोल रहेगा। लाहौर कांग्रेस के अंदर 1929 में नेहरू इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट यार, पूर्ण स्वराज को डिक्लेयर कर दिया इन 1929, जहाँ पे नेहरू जो थे, मोतीलाल नेहरू, वो थे प्रेसिडेंट, एंड नहीं, जवाहरलाल नेहरू है यहाँ पे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। एंड कोई ये स्वराजिस्ट तो उसमें नहीं है, नो चेंजर्स रहेंगे ना इधर। पूर्ण स्वराज डिक्लेयर्ड एज अ कांग्रेस गोल एंड जनवरी 26, 1930 को फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया यार यहाँ पे। नाउ जनवरी 1930 में अल्टीमेटम दिया गांधी जी ने, एक 11 डिमांड रखा कि यार देखो, अगर आप हमकी बात नहीं मानते हो, कट मिलिट्री एक्सपेंसेस कट नहीं करते, टोटल प्रोहिबिशन नहीं करते, तो है ना, टोटल प्रोहिबिशन, रिफॉर्म्स नहीं लाते हैं, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, क्रिमिनल डिफेंस में ऐसे नहीं करते, आर्म्स एक्ट को, पॉलिटिकल प्रिजनर को रिलीज नहीं करते, तो हम क्या करेंगे, हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे। बिजनेस क्लास को बोला कि आप रिड्यूस नहीं करते उसमें, अगर एक्सचेंज रेट्स को, टेक्सटाइल प्रमोशन नहीं करते हो, कोस्टल शिपिंग फॉर इंडियंस को प्रमोट नहीं करते हो, ये सब वर्ग के लिए अपना अपना इन्होंने हर वर्ग को लिए एक इंपॉर्टेंट बताया कि अल्टीमेटम यार इस चीज़ के लिए आप ये नहीं करोगे तो हम क्या करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे। पीजेंट्स के लिए बोला कि आप 50% लैंड रिवेन्यू में रिड्यूस नहीं करना है आपको, अगर नहीं करोगे तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे। सॉल्ट टैक्स को एबॉलिश करो, सॉल्ट मोनोपोली को ख़त्म करो। ब्रिटिश ने क्या किया, कोई एक्शन नहीं लिया भाई इस 11 डिमांड पे, है ना, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुआ यार। की फीचर्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात करते हैं, यहाँ पे मास पार्टिसिपेशन देखने को मिला, वुमेन्स का, पीजेंट्स का, स्टूडेंट्स का, ट्राइबल्स का, मर्चेंट्स का पार्टिसिपेशन देखने को मिला यार। फॉरेन गुड्स का बाइकआउट हुआ, लिकर शॉप्स को बंद कर दिया गया, है ना, नो रिवेन्यू नो रेंट कैंपेन चालू किया। गवर्नमेंट रिस्पॉन्स में लाठी चार्ज, ओवर 90,000 अरेस्ट किए गए, प्रेस का सेंसरशिप यहाँ पे कर दिया गया यार सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के समय। स्प्रेड अक्रॉस इंडिया की बात करें तो पेशावर में खुदाई खिदमतगार मूवमेंट देखने को मिला, जो कि रेड शर्ट्स पहनते थे, खान अब्दुल गफ्फार खान यार, वहाँ पे गोली चला दी गई, है ना। सोपुर की है तो ये जो खान अब्दुल गफ्फार खान वाला जो कॉन्सेप्ट है जहाँ पे पेशावर के अंदर, वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात है। पैरेलल गवर्नमेंट यहाँ पे एस्टैब्लिश किए गए, जहाँ जहाँ पे मार्शल लॉ इम्पोज था, है ना। धरसाना के अंदर ब्रूटल लाठी चार्ज सत्याग्रह इसके द्वारा, सत्याग्रह इसके ऊपर ब्रूटल लाठी चार्ज हुआ यार, जिसको लेड कौन करे थे, सरोजिनी नायडू, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तमिलनाडु में राजगोपालाचारी सॉल्ट मार्च देखने को मिला, फ्रॉम तिरुचिरापल्ली टू वदनरायम। बंगाल में मिदनापुर चित्तगोंग आर्मी रेड देखने को मिला। बिहार में नो टैक्सेशन कैंपेन, इसने रिप्लेस, नो टैक्स कैंपेन रिप्लेस सॉल्ट सत्याग्रह है यार। नॉर्थ ईस्ट के अंदर मणिपुर और नागालैंड में रानी गेदनलियू लेड ट्राइबल रेजिस्टेंस, तो रानी गेदनलियू, है ना, खुदाई खिदमतगार मूवमेंट जो है वो हमको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के समय देखने को मिला। सॉल्ट सत्याग्रह एंड स्प्रेड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात करें तो सॉल्ट का क्यों इस्तेमाल किया गया, वाई सॉल्ट, बिकॉज इट अफेक्ट्स ऑल यार, यूनिवर्सल है, सिम्बॉलिक ग्रीवांस है, हर इंसान खाना खाता है तो सॉल्ट लगता है। डांडी मार्च
12 मार्च से स्टार्ट हुआ, अप्रैल 6 तक पहुँचे। 240 माइल मार्च किया भाई गांधी जी ने, और 74 सत्याग्रह इसके साथ स्टार्ट किया। 6 अप्रैल को दांडी के कोस्ट पे पहुंचे, वहां पे सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया, कैसे सॉल्ट बना के। गांधी इरविन पैक्ट जो कि हमको कहाँ पे देखने को मिला, की फीचर्स की बात करें, ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है की फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे मास पार्टिसिपेशन, वुमेन, पीजेंट, स्टूडेंट्स, ट्राइबल, मर्चेंट सब लोग पार्टिसिपेट किए यार, है ना। मास पार्टिसिपेशन, फॉरेन गुड्स को मैंने देखा भाई, बाइकआउट्स हुआ, ये सब। एंड अगर हम बात करें गांधी इरविन पैक्ट की जो कि मार्च 1931 में हुआ था, यहाँ पे गवर्नमेंट कंसेशन के अंदर बोला कि जो नॉन वायलेंट पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको आप रिलीज करो, राइट टू मेक सॉल्ट फॉर पर्सनल यूज़ यार, ये गवर्नमेंट ने बोला। एंड लिफ्टिंग अप रिप्रेसिव ऑर्डिनेंस, कांग्रेस एग्रीमेंट की बात करें तो ठीक है, गवर्नमेंट कंसेशन है सब ये कर देंगे भाई, रिप्रेसिव ऑर्डिनेंस को निकाल दूंगा और नॉन वायलेंट पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कर दूंगा, ठीक है, मैं आपको सॉल्ट बनाने का अधिकार दूंगा, ठीक है। इसके बिहाफ में कांग्रेस ने बोला ठीक है हम सस्पेंड करेंगे सीडीएम को, एंड अटेंड किया सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को। क्रिटिसिज्म क्या था, जो यूथ थे वो डिसअपॉइंटेड थे, लाइक भगत सिंह, उसको सेव नहीं किया गया यहाँ पे। जो गांधी इरविन पैक्ट है उसके अंदर 1931 में जो आया है ना, ये जो गांधी इरविन पैक्ट था वो क्यों आया था, सीडीएम को देखते हुए, ठीक है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, गांधी इरविन पैक्ट की बात करेंगे, है ना। पीजेंट फेल्ड लैंड रिवेन्यू वाज नॉट रिड्यूस, यार लैंड रिवेन्यू रिड्यूस नहीं किया गया गांधी इरविन पैक्ट के अंदर, भगत सिंह को यहाँ पे सेव नहीं किया गया, क्रिटिसिज्म है ना। गांधी इरविन पैक्ट जो था उससे यहाँ पे ये सस्पेंड कर दिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया। यहाँ पे ये जो इम्पैक्ट था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे यहाँ पे, इम्पैक्ट इन कंपेरिजन ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्या था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, रीएड्रेस पंजाब एंड खिलाफत के रॉन्ग्स को देखते हुए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया गया था, बट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कंप्लीट इंडिपेंडेंस को नजर में रखते हुए लॉन्च किया गया था। टैक्टिक की बात करें तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में बाइकआउट एंड नॉन कोऑपरेशन देखने को मिला, बट है ना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जानबूझ के नियमों को, सिविल डिसोबीडियंस में लॉ की बात होती है, लॉ को तोड़ना। फर्स्ट बार सिविल डिसोबीडियंस हमको कहाँ पे देखने को मिला था भाई, है ना, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। फर्स्ट टाइम नॉन कॉन्फ्रेंस कहाँ पे देखने को मिला था, खेड़ा सत्याग्रह। मास पार्टिसिपेशन, हाई मुस्लिम पार्टिसिपेशन था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, बट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में लो मुस्लिम पार्टिसिपेशन था एक्सेप्ट नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। लेबर सपोर्ट, है ना, हमने देखा स्ट्राइक्स एंड हड़ताल देखने को मिला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, बट वर्कर का जो पार्टिसिपेशन था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वो कम था यार। स्केल ऑफ अरेस्ट जो था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से बहुत ज़्यादा था, 90,000 प्लस लोग यहाँ पे अरेस्ट हुए। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था वो आउटकम की बात करें तो विड्रॉ कर दिया गया चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद, बट जो नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो गांधी इरविन पैक्ट देखने को मिला, कुछ बातें मानी कुछ बातें नहीं मानी। जो कराची सेशन है मार्च 1931 का, ये जस्ट बिफोर दी, आप बोल सकते हो कि भगत सिंह को फांसी देने से पहले की रेजोल्यूशन क्या बोला गया, गांधी इरविन पैक्ट को एंडोर्स करेंगे एंड पूर्ण स्वराज के गोल को रिट्रेट करेंगे, ये हमारे पास गांधी इरविन पैक्ट नहीं करेंगे, हम पूर्ण स्वराज के गोल पर टिके रहेंगे, है ना। इन्होंने ब्रेवरी ऑफ भगत सिंह को एडमायर किया एंड कॉमरेड्स, बट जो डिसोसिएटेड फ्रॉम पॉलिटिकल वायलेंस, यानी पॉलिटिकल वायलेंस से दूर रहना चाहते थे, कांग्रेसी सेशन ने ऐसा बोला। फंडामेंटल राइट रेजोल्यूशन की बात की, फ्री स्पीच, प्रेस एंड राइट टू फॉर्म एसोसिएशन ये हमको मिलना चाहिए, एडल्ट सफरेज हमको मिलना चाहिए, इक्वल राइट्स इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड जेंडर, ये होगा। ये फंडामेंटल राइट रेजोल्यूशन लाया किसने, कराची सेशन के अंदर कांग्रेस ने। प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल लिंग्विस्टिक राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ की बात की गई, फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन की बात की गई यार। एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम रेजोल्यूशन ये यहाँ पे आया लाहौर सेशन के अंदर, सॉरी कराची सेशन है भाई, कराची, लाहौर ने कराची। रेंट रिडक्शन, है ना, रिलीफ फ्रॉम डेट फॉर पीजेंट, ये हमको देखने को मिला, ये सब रेजोल्यूशन लाया। वर्कर्स राइट मिलने चाहिए, लिविंग वेज विदाउट वर्किंग आवर, मतलब लिमिटेड वर्किंग आवर होना चाहिए भाई। राइट्स टू फॉर्म यूनियन फॉर वर्कर एंड पीजेंट, ये राइट्स मिलना चाहिए। स्टेट कंट्रोल होना चाहिए कि इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट का। सिग्निफिकेंस क्या था ये कराची सेशन का, इसने जो इकोनॉमिक एंड सोशल विजन है उसको डिफाइन किया, फॉर है ना, ऑफ स्वराज फॉर द मासेस का मतलब क्या होता है ना। फ्यूचर कांग्रेस प्रोग्राम का बेसिस क्या होगा, राइट्स एंड इकोनॉमी में, वो सब इसने एक तरह से डिफाइन किया।
नेक्स्ट अगर हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930-31 में हुआ। कांग्रेस ने इस बातचीत को बाइकआउट किया, है ना। इसको अटेंड किसने किया? प्रिंसली स्टेट्स के लोग थे, माइनॉरिटीज़ एंड गवर्नमेंट जो लॉयल्स थे उन्होंने इसको अटेंड किया यार। एंड एग्रीड ऑन फेडरेशन फॉर इंडिया एंड सम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देने की बात की गई और ये बात माना गया फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, है ना। अचीव लिटिल एंड नो रियल इम्प्लीमेंटेशन, इसके फॉलो देखने को मिला, कोई रियल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। ब्रिटिश ने रियलाइज़ किया कि कांग्रेस का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है भाई, हमारे देश में 90% तो कांग्रेस चला रहा है, उसके बिना हम कैसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे, कैसे बातचीत करेंगे। तो उसके बाद सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हाँ गांधी इम्पैक्ट हुआ, उसने माना ठीक है मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रोकूंगा, तू मेरा ये बात मान, तू जो नॉन पॉलिटिकल यहाँ पे जो प्रोफेशनल्स जिन्होंने, है ना, सॉल्व बना पाए, हम जो नॉन वायलेंट पॉलिटिकल प्रिजनर्स उनको छोड़, है ना, मैं रिप्रेसिव ऑर्डिनेंस को हम आप छोड़ो, मैं सीडीएम को रोक दूंगा, मैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखूंगा, ये बोला। और फिर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस ने अटेंड किया। कॉन्टेक्स्ट क्या था भाई? आफ्टर गांधी इम्पैक्ट कांग्रेस पार्टिसिपेटेड एंड गांधी अटेंडेड अ सोल कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे गांधी ने अटेंड किया। आउटकम क्या आया यार? जो डेडलॉक ऑन माइनॉरिटी इशू, मतलब सेपरेट इलेक्टेड डिमांड जो था उसके ऊपर एक मतभेद खड़ा हो गया, डेडलॉक आ गया। ब्रिटिश ने बोला कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस एंड सिंध को एक सेपरेट मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस बनाऊंगा। इंडियन कंसल्टेटिव कमेटी वॉज सेटअप यार, है ना। ये 3 एक्सपर्ट कमेटी बनाया जाएगा फाइनेंस, फ्रेंचाइज एंड स्टेट के ऊपर। कम्युनल अवार्ड प्रपोज किए गए। तो भाई देखो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कम्युनल अवार्ड प्रपोज किए गए इफ इंडिया फेल टू एग्री, अगर नहीं मानोगे तो ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था वो फेल हो गया बिकॉज जो ब्रिटिश था इमीडिएट सेल्फ गवर्नमेंट देने की बात को नहीं मानी यार। गांधी जो थे दिसंबर 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से यहाँ पे डिसअपॉइंटेड वापस आए, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को फिर से रिज्यूम कर दिया गया इन 1932। फिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि 1932-33 में हुआ, कांग्रेस एंड गांधी ने बाइकआउट किया इस थर्ड को। तो फर्स्ट और थर्ड को कांग्रेस और गांधी ने बाइकआउट किया, सेकंड में पार्टिसिपेट किया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। इरिलेवेंट ड्यू टू लैक ऑफ मेजर, ये तो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो था वो इरिलेवेंट था बिकॉज इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स की कमी थी इसमें। एंड लीड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसकी वजह से यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 आया। चैलेंजेस एंड ब्रिटिश स्ट्रेटजी की बात करें सो वाइसरॉय विलिंगडन एंड ब्रिटिश कंजर्वेटिव जो कि चर्चिल थे, उन्होंने गांधी नेगोशिएशन की बात को नहीं मानी यार। कांग्रेस क्लेम टू रिप्रेजेंट ऑल इंडियंस यार, बट ब्रिटिश ने बोला कि माइनॉरिटीज एंड प्रिंसली स्टेट्स जो है वो काउंटर बैलेंस करेंगे, ऐसा इन्होंने सोचा। अदर डेलीगेट्स लाइक मुस्लिम डिप्रेस क्लासेस, सिख्स, एंग्लो इंडियन प्रिंसली स्टेट ने डिमांड किया सेपरेट इलेक्ट्रेट एंड सेफ गार्ड्स की बात की। गांधी स्ट्रांगली अपोज सेपरेट इलेक्ट्रेट या स्पेशली फॉर द डिप्रेस क्लासेस। तो देखो सेपरेट इलेक्ट्रेट फॉर मुस्लिम तो 1909 के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था उसी से आ गया था, बट सेपरेट इलेक्ट्रेट फॉर डिप्रेस क्लास भेजेगा तो और ज़्यादा टूट जाएगा हमारा देश। तो गांधी जो थे इन्होंने अपोज किया इस चीज़ को। ये हमने बात की अबाउट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कम्युनल अवार्ड्स एंड जो पूना पैक्ट था उसकी। कम्युनल अवार्ड्स की बात करें जो कि यहाँ पे अगस्त 1932 में जो रामसेट मैकडोनल्ड ने यहाँ पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कम्युनल अवार्ड दिया, यहाँ पे अनाउंस किया भाई जो सेपरेट इलेक्ट्रेट दिया जाएगा माइनॉरिटीज जिसमें डिप्रेस क्लासेस के लिए अलग इलेक्ट्रेट देंगे, सेपरेट इलेक्ट्रेट देंगे, ये बताया। ये जो था ये बेस्ड ऑन दी लोथियन कमेटी जो कि एक इंडियन फ्रेंचाइज कमेटी के रिकमेंडेशन पे यहाँ पे सेपरेट इलेक्ट्रेट फॉर डिप्रेस क्लासेस बनाया गया। इसको हमने क्या बोला? कम्युनल अवार्ड्स। कांग्रेस एंड गांधी के रेस्पॉन्स की बात करें तो कांग्रेस ने अपोज किया भाई सेपरेट इलेक्ट्रेट, है ना, बट डिड नॉट रिजेक्ट दी अवार्ड आउटराइट। जो सेपरेट इलेक्ट्रेट वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे इन्होंने रिजेक्ट किया। गांधी सॉ इट एज ए ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। आप ठीक है हिंदू मुस्लिम को तो तोड़ के रखे हो, आप हिंदू को ही आप आपस में तोड़ दोगे यार, है ना। इंडियन यूनिटी को अटैक के ऊपर देखा गांधी जी ने इसको। ही बिलीव दैट इट वुड परपिचुएट अनटचेबिलिटी इंस्टेड ऑफ इराडिकेटिंग इट, है ना, एंड लॉन्च एन इनडेफिनेट फास्ट। ये जो गांधी जी ने कम्युनल अवार्ड को देखते हुए, है ना, फास्ट एंड टू डेथ यहाँ पे सितंबर 20, 1932 में यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हुए रखा। की प्रोविजंस की बात करें तो ये सेपरेट मतलब जो कम्युनल अवार्ड है उसमें सेपरेट इलेक्टेड फॉर मुस्लिम्स, सिख्स, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन एंड डिप्रेस क्लासेस एंड मराठास की बात की गई। सीट्स इन लेजिस्लेचर जो थे वो डबल कर दिए गए इंडियन के लिए। वेटेज टू मुस्लिम इन माइनॉरिटी प्रोविंस दिया जाएगा, ये बोला। 3% रिजर्वेशन दिया जाएगा वुमेंस का एक्सेप्ट इन द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, है ना। जो डिप्रेस क्लासेस थे, है ना, टू वोट ट्वाइस वंस इन अ जनरल इलेक्ट्रेट
1 इन सेपरेट इलेक्टोरेट, तो 2 बार वोट करेंगे डिप्रेस क्लासेस, ये बोला गया कहाँ पे, कम्युनल अवार्ड्स में। तो एक तरह से ध्यान था पूरा कि हम यहाँ पे जो डिप्रेस क्लासेस हैं उनको अलग कर देंगे यहाँ पे। तो रिजर्व सीट्स फॉर लैंड लॉर्ड्स, ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रीज ये रखा गया, तो ये भी तो आक्रोश का कारण बना। 7 सीट्स रिजर्व फॉर मराठास इन बॉम्बे, तो ये सब की प्रोविजंस थे। तो इसको देखते हुए यहाँ पे मेनली जो थे गांधी जी ने यहाँ पे फास्ट एंड टू दैट इंडेफिनेट फास्ट जो था वो सेपरेट जो इलेक्टोरेट था फॉर दी डिप्रेस क्लासेस उसको देखते हुए रखा यार, ठीक है। तो यहाँ पे जो पूना पैक्ट है वो हमको देखने को मिला अगस्त के बाद सितंबर में 1932 में। गांधी फास्ट जो था उसके वजह से जो कॉम्प्रोमाइज़ होने पे मजबूर कर दिया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, है ना। तो एक कॉम्प्रोमाइज़ हुआ कांग्रेस एंड बी आर अम्बेडकर के बीच में, है ना। बिकॉज आप समझना यार, गांधी जी की मौत का कारण बनना बहुत बड़ी पाप है। सो मदन मोहन मालवीय ने इसको मीडिएट किया, MC रंजन ने इसको मीडिएट किया। ये जो दोनों के बीच में गांधी और अम्बेडकर के बीच में जो ये पैक्ट हुआ था पूना पैक्ट। इम्पैक्ट ऑफ द पूना पैक्ट ऑन दलित की बात करें तो दलित रिमेन पॉलिटिकली डिपेंडेंट ऑन अपर कास्ट हिंदूज यार। ट्रू दलित लीडर्स ऑल, है ना, लॉस्ट इलेक्शन, जो ट्रू दलित लीडर्स थे वो इलेक्शन हार गए, ऑन हिंदू बैक्ड कैंडिडेट्स जो थे वो जीत गए। लिमिटेड पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल ऑटोनॉमी मिला फॉर दलित्स। डिनाइड दलित्स अ डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल आइडेंटिटी, उनको नहीं मिल पाया। अंबेडकर रिमेन क्रिटिकल, लेटर डिमांड सेपरेट इलेक्टेड रिस्टोरेशन टिल 1947, ठीक है। हमेशा अंबेडकर ने बोला नहीं भाई सेपरेट इलेक्टेड को ठीक से वापस से मिलना चाहिए बोल के 1947 तक इन्होंने डिमांड को रखा। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजंस इन्होंने लाए ही। की प्रोविजन की बात करें तो सेपरेट इलेक्टेड फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस जो था उसको एबोलिश कर दिया गया। ये जो पूना पैक्ट है उसके अंदर रिजर्व सीट्स रखे गए भाई डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, वो इंक्रीज किए गए। लाइक प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में 71 से 147 कर दिया गया। सेंट्रल लेजिस्लेशन में 18% रिजर्वेशन दिया गया डिप्रेस्ड क्लासेस को। जॉइंट इलेक्टोरेट वो इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें डिप्रेस्ड क्लासेस टू वोट विथ हिंदूज यार, ठीक है, हिंदूज के साथ वोट करेंगे, ठीक है। देखो ये सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे जगह होंगे जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर सपोज डिप्रेस क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टेड है तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दलित ही वोट करेंगे, है ना। डिप्रेस क्लासेस से वोट करेंगे, जो वोट करेंगे वो तो उसी को वोट देंगे दलित को, ठीक है। लेकिन इस जॉइंट इलेक्टोरेट में यहाँ पे दोनों वोट करेंगे, तो जब दोनों वोट करेंगे तो जो मेजोरिटी होगा वो जीत सकता है यहाँ पे। तो दलित रिप्रेजेंटेशन वो इंश्योर किया गया हिंदू फ्रेमवर्क में। तो ये हमने बात की अबाउट दी पूना पैक्ट एंड कम्युनल अवार्ड की।